स्टूडेंट्स, वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के लिए, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, किस तरीके से अर्लियर टाइम में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यू पॉइंट दिए कि आप एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर इसी के चलते अगर हम बात करें कि किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, क्या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, या किस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स देकर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। और सबसे पहले बेटा, जब हम एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर हम एलिमेंट को क्लासिफाई ही ना करें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए बेटा, सिंपल से एक बात सोच के देखिए, हमारे घर में अगर मैं बात करूं सारी चीजें होच पोच पड़ी रहे, मतलब कपड़े मिक्स पड़े हैं सबके, पापा के, मम्मी के, हम सबके, या मैं एक दुकान की बात कर रही हूँ, एक दुकान है जिसमें आप कोई सामान लेने जाते हो, अगर उसमें सारी चीजें वेल अरेंज नहीं होंगी तो चीजों को ढूंढना और उन्हें सेल करना एक सेलर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब आप किसी दुकान पर गए और आपको एक पेंसिल की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आपने देखा जो दुकान थी उसमें सारी चीजें बिखरी पड़ी है, एक दुकानदार को यही नहीं मालूम है कि पेंसिल कहाँ पर रखी हुई है, वो वेल अरेंज नहीं है, तो उसका प्रोसेस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और आपका टाइम क्या होगा, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि आप वेट करेंगे कि कितना टाइम लगेगा कि वो मुझे पेंसिल ढूंढ के देगा, फिर आप लेंगे और फिर लेकर आएंगे, है ना। तो इट्स मीन दैट दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस कि आप उसमें उलझ कर रह जाएंगे। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एलिमेंट को क्लासिफाई ना करें तो उनका जो प्रॉपर्टीज है उनको लर्न करना या उनको याद करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दैट इज वाई वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, वाई वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट टू मेक आवर लर्निंग प्रोसेस इजी, ताकि हम अपने लर्निंग प्रोसेस को क्या बना पाए, आसान बना पाए। देखिए, अगर मैं बिल्कुल अर्लियर टाइम की बात करूं, अराउंड 1800 में सिर्फ 30 एलिमेंट्स नोन थे, और उस टाइम पर जो 30 एलिमेंट्स नोन थे उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में किसी सोचा नहीं था कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी है, सिमिलर है, डिसिमिलर है, कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि आप ये मान के चलिए बहुत थोड़े से एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स डिस्कवर होते चले गए। 1865 में अराउंड 63 एलिमेंट्स नोन थे, और अगर मैं अब की बात करूं तो अराउंड 118 एलिमेंट्स क्या है, नोन है। अब 118 एलिमेंट नोन है। अगर मैं आपसे बोलूं 118 एलिमेंट के प्रॉपर्टीज आपको अलग अलग याद करनी है सबकी, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं ग्रुप बना दूं कि ये 7-8 एलिमेंट, इन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, ये 7-8 एलिमेंट इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, तो डेफिनेटली हमारा लर्निंग प्रोसेस क्या होने वाला है, आसान होने वाला है। इसका मतलब इसीलिए हमने एलिमेंट्स को क्या किया, क्लासिफाई किया, उनको वेल अरेंज किया। ठीक है, और ये सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का जो श्रेय जाता है, मतलब सबसे पहले क्लासिफिकेशन शुरू किसने करी थी, दैट वाज डन बाय लेवोर्सियर। लेवोर्सियर ने जो उस टाइम पे एलिमेंट्स थे बता, उनको मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया। कुछ को उन्होंने मेटल बोल दिया, कुछ को नॉन मेटल, बट बहुत थोड़े ही टाइम के लिए उनकी क्लासिफिकेशन लागू रही, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन डिस्कार्ड कर दी गई, क्योंकि कोई वैलिड सा क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया था। ठीक है, लेटर ऑन सबसे पहले अगर हम बात करें, जोहन डाल्टन आए। अगर आपको याद हो तो आप 9th क्लास में जोहन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हो, जहां पर आप पढ़ते हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट जो होती है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू जोहन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कहा गया कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होना चाहिए, इट शुड बी एटॉमिक मास। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, हमारी जो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो है एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, लेकिन उससे पहले जितनी भी पीरियोडिक टेबल दी हुई थी वो सभी की सभी पीरियोडिक टेबल इसके बेसिस पर थी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो मतलब जो एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट उठा कि सारे के सारे एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए एटॉमिक मास का यूज किया जाए, वो किसके बेसिस पर था, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ जोहन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो इसी उसमें सीक्वेंस में सबसे पहले आए कौन, डॉबर्नियर्स, और उन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया उसको बोल दिया डॉबर्नियर्स ट्रायड। बट ट्रायड का मतलब होता है सेट ऑफ 3 एलिमेंट। ट्रायड का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। मींस डॉबर्नियर्स ने क्या किया, ट्रायड्स बनाए, उन ट्रायड्स में एलिमेंट्स को रखा, और उन्होंने क्या कहा कि ये जो एलिमेंट्स हैं जिनकी मैंने ट्रायड बनाई है, इनमें उन्होंने जैसे 3 एलिमेंट रख दिए, 1, 2 और 3। उन्होंने कहा कि ये जो मिडल एलिमेंट है इसका जो मास होगा
वो पहले एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के मास का एवरेज होगा। मतलब पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के मास को अगर आप जोड़ देंगे फिर उनका एवरेज निकाल देंगे तो जो मिडल एलिमेंट है उसका मास हमें ऑब्टेन हो जाएगा। बट जब डोबर्नियर ने अपनी ट्राइड दी थी उस टाइम पे लगभग 36 एलिमेंट्स नोन थे, बट 36 एलिमेंट्स में से वो सिर्फ 4 ट्राइड बना पाए थे। हालांकि एनसीईआरटी में 3 ट्राइड मेंशन है, बट डोबर्नियर्स ने 4 ट्राइड बनाए थे। इसका मतलब 4 ट्राइड और हर एक ट्राइड में 3 एलिमेंट, तो टोटल कितने? ही क्लासिफाई ओनली 12 एलिमेंट। इसका मतलब 36 में से भी वो सिर्फ 12 एलिमेंट को क्लासिफाई कर पाए, इसीलिए उनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था कुछ टाइम के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया गया। बट डोबर्नियर जो थे वो सबसे पहले इनिशिएटिव थे या सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए अपना आप बोल सकते हो योगदान दिया। तो अगर हम पढ़ना चाहें तो व्हाट इज डोबर्नियर ट्राइड, हमने कहा कि सेट ऑफ 3 एलिमेंट को ट्राइड बोलते हैं, और जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था दैट वाज अगेन एटॉमिक मास। डोबर्नियर ने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया किनके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मास। एंड व्हाट he stated when 3 elements in a triad are written in order of their increasing atomic number, 3 एलिमेंट को एक ट्राइड में रखा जाए किसके बेसिस पर? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट was roughly equal to the एवरेज या मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट, यानी कि मिडल एलिमेंट का जो मास होगा वो पहले और तीसरे एलिमेंट का एवरेज या उसके मीन के मास के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल ही मेड दीज 4 ट्राइड्स। जो पहली ट्राइड थी दैट वाज ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। आपको मालूम है अभी जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी ये तीनों एलिमेंट ऐसे ही रखे हुए हैं, सबसे पहले लिथियम, फिर सोडियम और फिर पोटेशियम। आजकल हम इनको अल्कली मेटल बोलते हैं, सबको मालूम होगा ये बात में कि दीज आर नोन एज अल्कली मेटल्स। तो देखिए लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 6.9 है, पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो 39 है। तो 6.9 और 39 को जब एवरेज किया गया, सम करके एवरेज किया गया तो उसका मास आता है 22.9, और जो सोडियम है उसका मास कितना होता है 23। इसका मतलब रफली इक्वल टू 23। अगेन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, दिस इज द सेकंड ट्राइड फॉर द डोबर्नियर, जिसमें पहले का मास 40, लास्ट का मास 130। इन दोनों को जोड़ा तो एवरेज आया 88.7, जो कि रफली इक्वल है किसके? 87.6 के, जो कि स्ट्रोंशियम का मास है। थर्ड ट्राइड उन्होंने दी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। क्लोरीन का मास होता है 30.5 और आयोडीन का 26.9, और इन दोनों का एवरेज निकाला तो दैट इज 81.2, जो कि रफली इक्वल है किसके? 79.9, जो कि ब्रोमीन का मास है। नेक्स्ट सल्फर, सिलीनियम एंड टेल्यूरियम। सल्फर, सिलीनियम एंड टेल्यूरियम ये ट्राइड उन्होंने दी, और इनमें भी एवरेज जो है मिडल एलिमेंट के बिल्कुल पास के, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं, रफली इक्वल है। तो ये 78.96, वो 79.83। इट्स मीन दैट जो डोबर्नियर्स थे उनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था बेटा वो क्या था? दैट वाज कि जो 3 एलिमेंट्स हैं उनमें पहले और तीसरे एलिमेंट का जो मास होगा उसका सम करके अगर आप उसका एवरेज निकाल देंगे तो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल जाएगा। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था एटॉमिक मास। उस टाइम पे कितने एलिमेंट नोन थे? 36 एलिमेंट्स वर नोन, बट डोबर्नियर वाज क्लासिफाइड या वर एबल टू क्लासिफाई ओनली 12 एलिमेंट। दैट इज वाई लेटर ऑन डोबर्नियर्स के ट्राइड को क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे प्रेजेंट एलिमेंट को भी वो क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। बाकी एलिमेंट्स पर जब यही ट्राइड लगाकर देखी गई तो वो एलिमेंट इस ट्राइड को, इस रूल को फॉलो ही नहीं करते थे, इसलिए उनके ट्राइड को क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया। बट डोबर्नियर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसको भूला नहीं जा सकता, क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। उसके बाद आए, अगर इसमें लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन यही थी कि पूरे एलिमेंट्स को वो क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ने नेक्स्ट टेबल दी जिसमें उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। लेट मी स्टडी अबाउट दिस, टॉक अबाउट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। डोबर्नियर के बाद न्यूलैंड्स आई। न्यूलैंड्स ने अपना ऑक्टेव का लॉ दिया, जिनके बेसिस पर अगर हम बात करें उन्होंने क्या कहा? जोहन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, उन्होंने 1866 में अपना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। देखिए बेटा ऑक्टेव्स का मतलब होता है सेट ऑफ 8 एलिमेंट, सेट ऑफ 8 एलिमेंट।
तो देखिए उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, डेफिनेटली एटॉमिक मास था, क्योंकि मैंने कहा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसके अलावा जितनी भी पीरियोडिक टेबल आई उन सब में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, एटॉमिक मास था। तो डेफिनेटली इसमें भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, एटॉमिक मास। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या कहा, यानी कि अपने ऑक्टेव के लॉ में न्यूलैंड्स ने क्या बात प्रेडिक्ट करी, ही स्टेटेड कि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब जब आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पर अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो हर एट्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी केमिकली सिमिलर होगी किससे, फर्स्ट एलिमेंट से। जैसे कि हिंदी म्यूजिकल नोट्स होती हैं, जैसे हम पढ़ते हैं सारे गा मा पा धा नी सा से शुरू करते हैं, और एट्थ एलिमेंट एट्थ जो नोट होती है वो भी क्या होती है, सा होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसी उस पर चलते हुए उन्होंने कहा कि हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होंगी बिल्कुल सिमिलर होंगी किसके, फर्स्ट एलिमेंट के। तो लेट मी स्टडी इट व्हाट ही स्टेटेड व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन अ हॉरिजॉन्टल रोज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट वर सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी किसके बराबर, फर्स्ट के। ठीक है, लाइक द एट नोट ऑफ द म्यूजिकल स्केल, जैसे म्यूजिक के स्केल में हर एट नोट सा से शुरू होकर वापिस सा पे रुक जाती है, उसी तरीके से हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट होगी। लेकिन बेटा उस टाइम पे जब न्यूलैंड्स ने अपना लॉ दिया था, एट द टाइम 56 एलिमेंट्स वर नोन। कितने एलिमेंट्स नोन थे, उस टाइम पे 36 थे, इस टाइम पे कितने थे, 56 एलिमेंट्स नोन थे। बट बिल्कुल किसकी तरह, डोबर्नियर की तरह ही न्यूलैंड्स भी इन 56 एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए। मतलब उनका जो ये कॉन्सेप्ट था कि हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसी होगी, वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट पर एप्लीकेबल था, मतलब अप टू कैल्शियम एप्लीकेबल था, उसके बाद ये अप्लाई ही नहीं होता था। तो लेट मी डिस्कस अबाउट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो पहली लिमिटेशन में बात करी कि उसका जो लॉ था दैट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट, इट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, पहली लिमिटेशन। सेकंड, न्यूलैंड्स ने कहा कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट है जिनको मैं क्लासिफाई कर चुका हूं। हालांकि उसकी खुद की क्लासिफिकेशन पूरे एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं करती थी, बट फिर भी उन्होंने स्ट्रॉन्गली ये बात अज्यूम करी, प्रिडिक्ट करी कि नेचर में 56 एलिमेंट है और आने वाले टाइम में कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा, जो कि सबसे बड़ी गलत बात थी। क्यों? क्योंकि आज हम 118 एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने अपने आप ये बात अज्यूम करी कि नेचर में कोई नया एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर नहीं होने वाला। तीसरी लिमिटेशन, उन्होंने क्या किया, ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स में जो स्लोट्स थे, उन स्लोट्स में उन्होंने क्या किया, दो एलिमेंट जो कि केमिकली एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिमिलर नहीं है, उनको एक स्लोट में रख दिया। इनफैक्ट एक स्लोट में ही नहीं रखा, उनको ऐसे एलिमेंट्स के साथ रख दिया जिनके साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच ही नहीं करती थी। जैसे निकल और कोबाल्ट, दे आर प्लेस्ड इन द सेम स्लॉट। एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट को रख दिया, पहली गलती। दूसरी, निकल और कोबाल्ट को एक स्लॉट में रखने के साथ साथ उन्होंने इनको हेलोजन्स के साथ रख दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिनके साथ इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। तो पहली मिस्टेक, ही प्लेस्ड टू एलिमेंट इन द सेम स्लॉट, एंड सेकंड मिस्टेक दैट ही प्लेस्ड दीज एलिमेंट विद chemically dissimilar element, that he placed these element with halogen. And the last mistake what he did, he arranged the element according to their increasing atomic mass. But instead of that उन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास क्या था, ज्यादा था, उनको पहले रख दिया, और कुछ एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास क्या था, कम था, उनको कहाँ रख दिया, बाद में रख दिया। इसका मतलब एटॉमिक मासेस के बेसिस पर भी काफी सारी वेरिएशन थी। एंड द लास्ट मिस्टेक, ही स्टेटेड he placed some of the elements which are chemically similar to each other far apart from each other. दो एलिमेंट जो एक दूसरे से केमिकल सिमिलर थे उनको बहुत दूर दूर रख दिया, और जो केमिकल सिमिलर थे उनको क्या रख दिया, डिसिमिलर थे उनको क्या रख दिया, पास पास रख दिया। तो एक बार रीड कर देते हैं फटाफट लिमिटेशन। इट वॉज अप्लाइड ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट दैट वॉज अप टू कैल्शियम, मतलब न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव था वो सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। सेकेंड मिस्टेक, it was assumed by Newland that only 56 element existed in nature and no new element would be discovered in future. Future में नया element discover नहीं होगा। He placed two elements in the same slot, दो element, कोबाल्ट और निकल को एक ही slot में रख दिया, and also two unlike element in the same column, दो unlike element को same column में रख दिया, as well as इनको इनके साथ प्लेस कर दिया, कोबाल्ट और निकल को किसके साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रख दिया। एंड ही प्लेस्ड टू केमिकली सिमिलर एलिमेंट
फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दो केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स को एक दूसरे से बहुत दूर दूर रख दिया, जैसे कि आयरन की प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल से मैच करती हैं, बट इन्होंने आयरन को कोबाल्ट और निकल से बहुत दूर रखा। ठीक है, एट दैट टाइम जब इन्होंने अपनी जो टेबल दी थी वो दी थी 1866 में, अराउंड 900 के आसपास नोबल गैसेस डिस्कवर हुई। तो उस टाइम पे वैसे नोबल गैसेस नोन नहीं थी, लेकिन जैसे ही नोबल गैसेस नोन हुई, अब नोबल गैसेस को अगर आप रखेंगे तो ये जो इनका कॉन्सेप्ट था कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेंगी, वो बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या बन गया कि एवरी 9th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। अब 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से सिमिलर नहीं थी, इंस्टेड ऑफ दैट 9 एलिमेंट की प्रॉपर्टी एवरी 9th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो उनका ये जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीटली डिस्कार्ड हो गया, इसीलिए न्यूलैंड्स की टेबल को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद फिर आए हमारे दैट इज नेक्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने हमारा दिया मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मेंडलीज पीरियोडिक टेबल के बारे में। होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। सेट ऑफ 8 एलिमेंट, एक बार मैं फटाफट फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि इन्होंने क्या कहा कि सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स की बात करी, हर फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी केमिकल सिमिलर होंगी किसी 8th एलिमेंट से, जैसे कि म्यूजिकल नोट्स होते हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए। उनकी टेबल या उनकी क्लासिफिकेशन सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल थी, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं थी। ठीक है, केमिकल सिमिलर एलिमेंट को एक दूसरे से दूर रखना, डिसिमिलर एलिमेंट को एक दूसरे के पास रखना, 2 एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में रखना, एंड नोबल गैसेस के डिस्कवर होने के बाद उनका पूरा ही कॉन्सेप्ट क्या हो जाना, चेंज हो जाना। ये कुछ लिमिटेशन थी किसकी, दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मेंडलीज पीरियोडिक टेबल के बारे में। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप एनसीईआरटी रीड करिएगा, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें आपको सिर्फ थ्योरी रीड करनी है। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ